टू श्री करणी एकेडमी और डियर स्टूडेंट्स, इस लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं आपका ज्योग्राफी एजुकेटर डॉक्टर कुलदीप सिंह चारण आज आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी का 11th क्लास का चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में। तो इसमें हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि आप देखिए ज्योग्राफी जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से अपना इसका स्थान है, किस प्रकार से इसका महत्व है और एक सब्जेक्ट के रूप में कहां तक ये अपने आप को कंप्लीट कर पाता है, एक विषय के रूप में कहां तक ये जो अपना स्थान बना पाता है, इसको हम आज देखेंगे। तो इसमें हम देखें कि आप भूगोल जो है एक सब्जेक्ट के रूप में या एक विषय के रूप में जो भूगोल का अस्तित्व है वो आपके इरास्टोथनीज नाम के एक ज्योग्राफर थे, ठीक है। उनकी परिभाषा के बाद में उन्होंने डेफिनेशन दी थी ज्योग्राफी की और उसकी परिभाषा के बाद में ये अधिक प्रभावी आपके हुआ है, अधिक इफेक्टिव हुआ है। और मैं बात करूं कि इरास्टोथनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी थी। उसके बाद में आपको पता है कोई भी विषय होगा तो सबसे पहले तो उसकी परिभाषा आएगी। भाई रसायन विज्ञान है तो रसायनों के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान है तो भौतिक राशियों के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं, भूगोल है तो पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, पृथ्वी के स्थल रूप है उनका वर्णन करना भूगोल कहलाता है। तो पृथ्वी का जब हम वर्णन करेंगे तो ये जो परिभाषा है ये इरास्टोथनीज ने दी थी और इसी के बाद ही तो इसका जो डेवलपमेंट है वो प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी डेफिनेशन आएगी, उसके बाद ही उसका विकास होगा। तो जो इरास्टोथनीज के बाद में जो है भूगोल डेवलप हुआ और इनकी डेफिनेशन एक माइलस्टोन थी। और प्रारंभ में जो भूगोल का अध्ययन है वो आपको पता है सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों में किया जाता था। बिल्कुल भूगोल को पहले साइंस में काउंट नहीं करते थे। आप प्रेजेंट में देखेंगे तो भूगोल को साइंस में भी काउंट किया जा रहा है और आर्ट्स में भी काउंट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में भूगोल क्या था? भूगोल सोशल स्टडी में शामिल होता था, ह्यूमैनिटीज विषय में शामिल होता था, भूगोल साइंस में इंक्लूड नहीं होता था पौराणिक टाइम में, प्राचीन टाइम में। ऐसा क्यों था? क्योंकि भाई उस टाइम भूगोल में जो आपके भौतिक रूप से भूगोल का या हम कहें कि वैज्ञानिक रूप से भूगोल का अध्ययन नहीं किया जाता था। जैसे आज की बात करें तो आज तो भूगोल का अध्ययन जो है वो आपके टेम्परेचर में चेंज, प्रेशर में चेंज, सैलिनिटी में चेंज, ठीक है, साइंटिफिक रीजन से किया जा रहा है। केमिकल एलिमेंट्स जो शामिल है आपके, चाहे प्लेटू हो, मिनरल शामिल हो, तो ये सब क्या है? साइंटिफिक एलिमेंट्स है, आपके वैज्ञानिक तत्व है, रासायनिक तत्व है। तो इस दृष्टिकोण से भूगोल का अध्ययन किया जा रहा है वर्तमान समय में, जबकि प्रारंभ में ऐसा नहीं था। तो प्रारंभ में तो भूगोल को सामाजिक सोशल स्टडी या सोशल साइंस का सब्जेक्ट माना जाता था और ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट मानते थे इसको। और वैज्ञानिक दृष्टि से कौन से इस विषय को भी अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उससे भी इसको नहीं देखा जाता था भूगोल को। और लेकिन 1930 के जो अंतर्युद्ध अवधि है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की जो अंतर्युद्ध अवधि है, उसके बाद में इसमें मात्रात्मक क्रांति और औद्योगिक क्रांति जब आई तो उसके बाद में वैज्ञानिक तत्वों का समावेश हुआ। किसमें? आपके भूगोल में डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि जब मात्रात्मक क्रांति आई और जब औद्योगिक क्रांति आई उससे विभिन्न आधुनिक उपकरणों का विकास हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इंटरनेट, सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग टेक्निक, एरियल फोटोग्राफ्स, ये सब क्या है? ये सब आपके औद्योगिक क्रांति के विकास के बाद विकसित होने वाले आधुनिक उपकरण है। और इनसे क्या हुआ? भूगोल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया। फॉर एग्जांपल जैसे आपके ड्रोन कैमराज है, ठीक है, और आपके जो सैटेलाइट्स है, ठीक है, आपके जो भी जिसे कहे कि मॉडर्न टाइप के जो हेलीकॉप्टर्स है, वो ये सब क्या करते हैं? एरियल फोटोग्राफ लेते हैं और एरियल फोटोग्राफ्स पे आपके उस एटमॉस्फेयर की, उस प्लेस की सारी इंफॉर्मेशन साइंटिफिकली कलेक्ट हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। तो जब साइंटिफिक एलिमेंट्स का
वैज्ञानिक तत्वों का समावेश हुआ जब इस भूगोल में, तब आपके 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक के अंत में कंप्यूटर और जो दूसरी परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग हुआ, और इससे कंप्यूटर और आपके जो इंटरनेट है उससे क्या बने भाई, हर एक फिजिकल प्रत्येक स्थान का पृथ्वी का एक ऐसा मैप बन गया जिसमें उस पार्ट के सारे फिजिकल और सारे ह्यूमन कैरेक्टर शामिल हो गए। ऐसे स्पेशल मैप्स का निर्माण हो गया अर्थ के प्रत्येक पार्ट का, जिससे उस पार्ट के प्रत्येक भाग की पूरी पूरी जानकारी मनुष्य को मिल सके। तो आपको पता ही है कि जब ऐसे मैप्स बनने लग गए तो इसमें क्या कौन सी आपके टेक्निक शामिल हो गई, साइंटिफिक टेक्निक शामिल हो गई, वैज्ञानिक आपके तकनीकी शामिल हो गई डियर सर। और आपको पता है कि जब मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में भौतिकी के नियमों का प्रयोग हुआ, यानी कि फिजिक्स के नियमों का प्रयोग हुआ, जब ज्योग्राफी में फिजिक्स के रूल्स आए, जैसे आपके भौतिक भूगोल में हम अध्ययन करते हैं घनत्व का, वायु दाब का, वायु ताप में परिवर्तन का, वायु ताप का, वायु दाब की पेटियों का, समुद्र तल की लवणता का, समुद्र तल के घनत्व का, समुद्र तल में वायु दाब परिवर्तन का, वायु ताप के परिवर्तन का, डियर स्टूडेंट्स। तो ये सब क्या है, ये सब आपके फिजिकल भौतिक तत्व हैं। और 1970 के दशक में जब भूगोल में मानवतावादी और आपके व्यवहारवादी विचारधारा का उदय हुआ, तब 3 नए विचारधाराओं का जन्म भी हुआ। और 1900 दशक के बाद में आपको पता है कि भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद उपागम प्रचलन में आया और स्थानीय संदर्भ में भूगोल का अध्ययन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और भूगोल के अध्ययन में आपके आधुनिक उपकरणों का प्रयोग हुआ, ठीक है, आधुनिक उपकरणों का यूज हुआ। और मैं बात करूं उदाहरण के लिए, आपके आधुनिक उपकरण सैटेलाइट इमेज हो गया, पृथ्वी जो सैटेलाइट जो पृथ्वी के चित्र भेजता है वो हो गए, आपके एरियल फोटोग्राफ्स हो गए, ठीक है, ड्रोन कैमरास हो गए, इनसे जो फोटो लिए जाने लगे, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब क्या है, ये आधुनिक उपकरण है, आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण है। तो इनके द्वारा भूगोल के अध्ययन में नई क्रांति आ गई, क्योंकि आपको पता है जब पृथ्वी के प्रत्येक चीज की हमें पूर्ण जानकारी मिल जाएगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो हमारा अध्ययन कितना अच्छा, कितना बढ़िया और कितना विस्तृत, कितनी गुणवत्ता वाला हो जाएगा। ये देखिए आपको किसी भी विषय के छोटे से टॉपिक की अगर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए तो उसके बाद में कि उस विषय में कि कुछ भाग में कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब आपको कंप्लीट नॉलेज प्राप्त हो जाएगा उस पार्ट का। तो ये आपके जो है भूगोल का एक विषय के रूप में इस हिसाब से विकास हुआ था। उसके बाद में बात करूं तो भूगोल क्या है, एक प्रकार का हम जिसे कहें आपके समाकलित विषय। समाकलित विषय कैसे हुआ, क्या भूगोल के अध्ययन में थोड़ा क्या हम इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। क्या भूगोल में जब हम पृथ्वी के धरातल पर जब रासायनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं कि कौन सा रासायनिक तत्व कहाँ मिल रहा है, तो क्या हम थोड़ी केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं क्या? उसमें केमिकल एलिमेंट्स नहीं आते हैं क्या? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो केमिस्ट्री का कुछ पार्ट भी शामिल हो गया। अब मैं बात करूं, जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का एक पार्ट है एटमॉस्फेयर, जब वो पढ़ेंगे तो क्या आपके एस्ट्रोनॉमी शामिल नहीं होगा क्या? एस्ट्रोनॉमी शामिल हो गया। एस्ट्रोनॉमी जब हम खगोल पिंडों का अध्ययन करते हैं कुछ मात्रा में, तो एस्ट्रोनॉमी शामिल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब अगर एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेंगे तो क्या क्लाइमेट शामिल नहीं हो गया क्या? तो काफी क्लाइमेटोलॉजी शामिल हो गई, क्लाइमेटोलॉजी आ गई। आप देखिए इसमें मैं बात करूं कि आपके जब ज्योग्राफी में अगर हम प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करेंगे तो क्या आपके बॉटनी शामिल नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। और अगर जंतुओं के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो क्या जूलॉजी कुछ पार्ट में शामिल नहीं होगी क्या ज्योग्राफी में? बिल्कुल होगी। तो आप देखिए ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी की ऐसा जिसे कहते हैं कि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें जिसमें
कुछ मात्रा में सभी सब्जेक्टों का अध्ययन किया जाता है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपके जूलॉजी हो, चाहे आपके बॉटनी हो, चाहे आपके केमिस्ट्री हो, चाहे आपके क्लाइमेटोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपके जिसे कहते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स हो जिसमें आपके रॉक्स या पेडोलॉजी या आपके जिसे कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर, ये सब क्या है, ये सब सब्जेक्ट तो भूगोल, इन सब सब्जेक्टों का कुछ मात्रा में अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है। तो भूगोल तो एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसमें सभी विषयों का कुछ मात्रा में अध्ययन हो गया, समाकलित विषय के रूप में हो गया भूगोल। तो कितना वास्ट स्कोप हो गया ज्योग्राफी का, आप देखिए। एनवायरनमेंट का क्या अध्ययन नहीं किया जाता कि ज्योग्राफी में? बिल्कुल होता है। तो ये सब तो ब्रांचेस होगी ना ज्योग्राफी की, ये सब क्या होगी? ब्रांचेस होगी ज्योग्राफी की। तो ये आप देखिए कितना वास्ट सब्जेक्ट हो गया है ज्योग्राफी, कितना विशाल विषय हो गया है ज्योग्राफी। आप देखो, अब आपके मैं एरियाज बताऊं, भूगोल के क्षेत्र बताऊं, तो आप देखो जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, जननांकिकी, अर्थशास्त्र, आर्थिक सांख्यिकी, गणित और खगोलिकी, भूविज्ञान और मौसम विज्ञान। आप देख लीजिए सब में ज्योग्राफी शामिल है। और ये भी कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में इनका कुछ मात्रा में, सीमित मात्रा में कुछ पार्ट ज्योग्राफी में इन सब का शामिल है। आप क्या ज्योग्राफी में वाटर का स्टडी नहीं करोगे ओशियंस में? आप ज्योग्राफी में जब सरफेस पार्ट में जाओगे तो क्या आप सॉइल का स्टडी नहीं करोगे? जब आप ज्योग्राफी में प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो क्या बॉटनी की स्टडी नहीं करोगे? जब आप ज्योग्राफी में एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे अर्थ पे तो क्या एनिमल की स्टडी नहीं होगी? और जब आप ज्योग्राफी में किसी भी प्लेस की आपकी इकोलॉजी का अध्ययन करोगे तो क्या इकोलॉजी नहीं शामिल होगी? एनवायरनमेंट तो ज्योग्राफी की मेन ब्रांच है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करोगे तो ह्यूमन का जो एक्शन है अर्थ पर किस हिसाब से हो रहा है और उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है अर्थ को या नेगेटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो क्या उसमें आपके एंथ्रोपोलॉजी शामिल नहीं हुई? मानव अर्थ को किस हिसाब से देखता है? क्या वो भगवान का अवतार मानता है इस पृथ्वी को, या स्वयं का जिसे कहते हैं स्वयं को इस पृथ्वी से ऊपर मानता है, पृथ्वी को अपना दास मानता है, या प्राकृतिक शक्तियों को भगवान के रूप में मानता है? तो ये क्या फिलॉसफी शामिल नहीं हुई ज्योग्राफी में? मैं बात करूं आगे तो भूगोल में क्या मानव समाजों का अध्ययन नहीं होता है, तो समाजशास्त्र शामिल हो गया। आप जितने भी युद्ध देख लो, जितनी भी संधियां देख लो, चाहे आपके हल्दी घाटी का युद्ध हो, चाहे आपके बक्सर का युद्ध हो, चाहे आपके प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे मैं तो कहता हूँ द्वितीय विश्व युद्ध हो, और मैं तो ये तो कहता हूँ कि आने वाला भले तृतीय विश्व युद्ध हो, क्या इसमें भौगोलिक जो अर्थ है, भौगोलिक दृष्टिकोण है, वो शामिल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपके राजनीति शास्त्र, पॉलिटिक्स देख लो प्रत्येक कंट्री की, चाहे आपके डेवलप कंट्रीज की देख लो, विकसित देशों की राजनीति देख लो, चाहे अविकसित देशों की राजनीति देख लो, वर्तमान संदर्भ में चाहे आप चीन और अमेरिका की राजनीति देख लो, क्या ज्योग्राफी इसमें शामिल नहीं है? बिल्कुल शामिल है। जनसंख्या का अध्ययन देख लो, ज्योग्राफी शामिल है। आपके अर्थशास्त्र देख लो, ज्योग्राफी शामिल है। प्रत्येक विषय में आप देख लो भूगोल शामिल है, ठीक है। चाहे आपके मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, तो आप देख लो भूगोल के ये सारा स्कोप भूगोल का हो गया। तो भूगोल एक विषय के रूप में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा स्थान रखता है। फिर मैं बात करूं आपके भूगोल है क्या, एक विषय के रूप में देखें तो भूगोल क्या है? क्या है ज्योग्राफी? तो भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है विषय के रूप में जिसका उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करूं फॉर एग्जांपल आपका जो जोधपुर शहर है वो कैसा है, भौगोलिक रूप में कैसा है, कहां पर है, वहां की सभ्यता कैसी है, वहां पर प्रत्येक जो तहसील है, गांव है, वो एक दूसरे से किस रूप में भिन्न है, उनका जब हम वर्णन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, तो यही क्या है, ये ज्योग्राफी। मैं तो उदाहरण लिया है जोधपुर का, लेकिन आप पृथ्वी पर स्थित कोई भी स्थान ले लो, उस स्थान का जब आप दूसरे स्थान से तुलना करोगे, और तुलना आप भौगोलिक दृष्टिकोण से करोगे, जलवायु दृष्टिकोण से करोगे, तुलना आप सांस्कृतिक दृष्टिकोण से करोगे,
तो जब इन सब की तुलना करेंगे हम स्थानों की पृथ्वी के, तो उसका अध्ययन किस में होगा डियर स्टूडेंट्स? वो आपके ज्योग्राफी में अध्ययन होगा। और ये परिभाषा किसने दी थी? रिचर्ड हार्टशॉ नाम के भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने दी थी डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बात करूं तो भूगोल की दूसरी परिभाषा जो है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। कारणात्मक रूप से कैसे करेगा हम देखें। मैं ये कहूं कि अमेरिका भारत से डिफरेंट क्यों है? किसी भी एंगल से, चाहे आपके कल्चरल एंगल हो, चाहे आपके क्लाइमेटिक एंगल हो, चाहे आपके जिसे कहते हैं कि मनुष्यों के रीति रिवाज का एंगल हो, ठीक है, चाहे आपके जानवरों या वेजिटेशन का एंगल हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, बिल्कुल होगा। क्योंकि जो यूएसए और जो इंडिया है उसके बीच में देखो कितना डिस्टेंस है। तो हम कहते हैं कि 7 कोस पर वानी और पानी बदल जाता है, तो यहाँ तो कितने कोस है डियर, कितनी दूरी है, तो विभिन्नता मिलेगी आपको। अब आप ये देखो कि अफ्रीका के जो मनुष्य हैं, उनके अफ्रीका के मनुष्य और आपके ऑस्ट्रेलिया के मनुष्य में भिन्नता नहीं है क्या? इनको कहते हैं हबशी, नीग्रो। जबकि ऑस्ट्रेलिया के आप देखो, एक ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम देखो, कितने आपके बैलेंस्ड पर्सन होते हैं ये, कितने आपके न्यूट्रिटिव पर्सन होते हैं ये, पूरा इनका शारीरिक विकास मिलता है, ठीक है, पोषण की पूरी इनमें मात्रा मिलती है, और दिखने में बिल्कुल ये ऐसे लगेंगे आपको बहुत ज्यादा सुंदर व्यक्ति होते हैं। अफ्रीका के विपरीत देख लो आप, क्या आपको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में? अंतर क्यों है ये अंतर? तो इसी अंतर का अध्ययन तो क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ये अंतर क्यों है? वहां के धरातल के कारण है, वहां के जलवायु के कारण है। मैं एग्जांपल दे दूं, आप कोई सी भी, जो भी आपने नॉर्मली बात करता हूँ, आपके जो ये क्रीमें आती है, फेयरनेस क्रीम हम जिसे कहते हैं, आप किसी भी नीग्रो, किसी भी हबशी को कैसी भी क्रीम लगा दो, उसका कलर गोरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी वो जहां पर जिस धरातल में रहता है वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती है तो वहां तापमान भी तो बहुत ज्यादा होगा, और जब आपको पता है गर्मी और तापमान ज्यादा होगा तो वहां पर रहने वाले निवासियों का रंग कैसा होगा? काला होगा डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? हम है भारतीय है तो इंडियंस है, तो वहां का प्राणियों का कलर कैसा है? आपके मिक्स है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति पूरा ही काला ही, सब व्यक्ति पूरे काले ही मिलेंगे भारत में, या सब व्यक्ति पूरे गोरे ही मिलेंगे भारत में। मिक्स कलर मिलता है, काला भी है, गोरा कलर भी है। तो यहाँ पर हमारा कलर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ स्थानों पर सीधी किरणें भी पड़ती हैं, कुछ स्थानों पर तिरछी किरणें भी पड़ती हैं, है ना? ये तो है नहीं कि सारे पूरे भारत की भूमि पर सीधी किरणें ही पड़ रही है सूर्य की, ऐसा भी नहीं कि पूरी भारत की भूमि पर तिरछी किरणें ही पड़ती है। तो जब हम इस भारत के राज्यों का, भारत के विभिन्न जिलों का, भारत के विभिन्न भागों का जब हम कारणात्मक रूप से अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर ऐसा है तो क्यों है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये विषय क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। और ये परिभाषा किसने दी थी डियर स्टूडेंट? अल्फ्रेड हेटनर ने दी थी। अल्फ्रेड हेटनर ने बताया था कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक भाग दूसरे से अलग है, और वो अलग है प्रत्येक एस्पेक्ट में है, चाहे वो कल्चरल हो, फिजिकल हो, क्लाइमेटिक हो, और चाहे आपके जिसे कहते हैं कि फ्रॉम वेजिटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हो, और किसी भी कारण से प्रत्येक भाग दूसरे से अलग है। आप देखो तो अलग क्यों है? इन्हीं कारणों का अध्ययन तो क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। और जब इन कारणों का अध्ययन हम पृथ्वी के धरातल पर करेंगे, उस पृथ्वी के धरातल को केंद्र मान के करेंगे, तो यही क्या है? ज्योग्राफी है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं बात करूं भूगोल विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब हम पढ़े क्यों भूगोल? भूगोल पढ़ने की जरूरत ही क्या है? बिना भूगोल के काम चल जाएगा? चल जाएगा क्या? खुद सोचो। अगर मैं कहूं कि इस वायुमंडल को जाने ही नहीं, क्या जरूरत है वायुमंडल को जानने की? क्या जरूरत है ऑक्सीजन गैस के बारे में जानने की? ऑक्सीजन गैस बिना जीवन हमारा चल जाएगा? क्या जरूरत है ओजोन परत को जानने की? ओजोन परत के बिना हमारा जीवन चल जाएगा? क्या जरूरत है हमें नदियों के बारे में जानने की? नदियों के मीठे पानी के बिना हमारा जीवन चल जाएगा? क्या जरूरत है समुद्रों के तल को जानने की? तो समुद्र में जो मिलने वाले खनिज है, जो पेट्रोल है, डीजल है, उनके बिना हमारा काम चल जाएगा? क्या जरूरत है इस पृथ्वी पर कौन सा भाग कैसा है उसको जानने की? तो क्या जो ध्रुवीय भाग है, जो ग्लेशियर्स है, उनको अगर हम नहीं जाने, हिमालय पर्वत को नहीं जाने, पठारों को नहीं जाने,
मरुस्थलों को नहीं जाने, मैदानों को नहीं जाने, इस समुद्र में कौन सा स्थान सबसे गहरा है उसको नहीं जाने, पृथ्वी पर कौन सा स्थान सबसे ऊंचाई वाला उसको नहीं जाने, तो क्या हमारा ज्ञान पूर्ण है, कंप्लीट है? हमारा बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। ये सब तो आवश्यक तत्व है। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उसके बारे में ही अगर हमें जानकारी नहीं है तो क्या हम अपने ज्ञान को पूर्ण कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। इम्पॉसिबल है। अब मैं बात करूं, क्या आपके सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो ज्वार आते हैं, अगर मानव को पता ही नहीं कि समुद्र में ज्वार आएगा, किस टाइम आएगा, कब आएगा, तो मानव क्या अपने समुद्र परिवहन को, जो सामुद्रिक परिवहन है, उसको अच्छे से चला पाएगा? बिल्कुल नहीं चला पाएगा। मानव को पता ही नहीं है कि पृथ्वी के घूमने से दिन रात बनते हैं और रात कब होगी और दिन कब होगा। जब उसको मानव को ये पता ही नहीं चलेगा तो वो क्या अपने कार्य कर पाएगा सही तरीके से? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मानव को पता ही नहीं ऋतुएं कैसे बनती हैं, ठीक है, सीजन कैसे बनते हैं, तो वो जब सर्दी आएगी तो अचानक से गर्म कपड़े कहां से उत्पन्न कर पाएगा? कहां से वो गर्म कपड़े ला पाएगा? गर्मी आएगी तो अचानक से जब पानी सूख जाएगा तो कैसे उस प्राणी को प्राप्त करेगा? ठीक है, बाढ़ आ गई अचानक, तो उस बाढ़ के पीछे क्यों आई? ट्रीज को काटा इसलिए बाढ़ आई, तो जब कारण ही नहीं जान पाएगा तो उस बाढ़ का सामना कैसे करेगा? तो ये सब तो आप देखो। मैं फॉर एग्जांपल वर्तमान की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो एनवायरनमेंट एक ऐसी ब्रांच हो गई है ज्योग्राफी की जिसका अध्ययन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, और ओजोन डिप्लीशन, ये तो, और आपके ये तो ऐसे मुद्दे हो गए, विश्व के मुद्दे हैं, ये तो आपके इंटरनेशनल मैटर्स है। आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जिसे मैं कहूं कि आपके कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, क्या अर्थक्वेक का अध्ययन जरूरी नहीं है? भूकंप का अध्ययन जरूरी नहीं है क्या? अगर आप भूकंप से लाखों लोग मर गए, आप हिस्ट्री में देखिए, ज्वालामुखी से लाखों लोग मर गए, हिस्ट्री में देखिए आप, तो ये जब इनका अध्ययन किस में करेंगे? हम ज्योग्राफी में ही करेंगे। तो आपके फ्लड का अध्ययन जरूरी नहीं है, ड्रॉट का, सूखे का अध्ययन जरूरी नहीं है क्या? अब सूखा किसी स्थान पर क्यों आया है, इस जल चक्र का अध्ययन जरूरी नहीं है, बारिश का अध्ययन जरूरी नहीं है, आपके जिसे कहूं कि संगणन का, सौर विकिरण का, सूर्य का अध्ययन जरूरी नहीं है, चंद्रमा का अध्ययन जरूरी नहीं है क्या? गैलेक्सी का अध्ययन जरूरी नहीं है? अरे भाई, इन सब का अध्ययन तो डियर स्टूडेंट इतना ज्यादा जरूरी है, तभी तो हम अपना जीवन इसके अकॉर्डिंग चला पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल और भी हम बात करें कि आपके देखो, प्रत्येक देश देख लो आप, इस मैप में देखो, चाहे रशिया है, आपके ये यूएसए है, कनाडा है, ठीक है, आपके साउथ अमेरिका देश है, ब्राजील है, आपके अर्जेंटीना है, आपके इंडिया है, चाइना है, ठीक है, मंगोलिया है, आपके कजाकिस्तान है, यूरोपियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिसिली, इटली, ठीक है। आप मेरे को आप ये देखिए, अगर हम इनका अध्ययन ही नहीं करेंगे, इन धरातल का, यहाँ के देशों के धरातल का, ठीक है, और फिर इनकी तुलना हम नहीं करेंगे, तो हम ये बता सकते हैं क्या ये देश विकसित है, ये अल्प विकसित है, ये विकासशील है? बिल्कुल ही नहीं बता सकते। समझे आप डियर स्टूडेंट्स? तो मैं ये कहूँ, कंगारू भारत में तो नहीं मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू क्यों मिलता है? तो उसका अध्ययन किया ना ऑस्ट्रेलिया की भूमि का, तभी तो हमें पता लगा कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, भारत में नहीं मिलता है। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो मैं फॉर एग्जांपल और भी बात करूं तो जो आज से करोड़ों साल पहले अर्थ एक ही था, मतलब एक भाग ही था, पूरा स्थल भाग, उसे पैंजिया कहते थे, और उसके चारों तरफ महासागर था, उसको पैंथालासा कहते थे। तो हमें जब हमने स्टडी की तभी तो हमें पता लगा कि पहले जो पूरा भाग पृथ्वी का एक था वो पैंजिया था, उसके चारों तरफ महासागर था, वो क्या था? पैंथालासा था। और आज वही पैंजिया टूट के क्या बन गया? 7 महाद्वीप बन गए, और वही पैंथालासा क्या बन गया? सारे महासागर बन गए उस पैंथालासा। चाहे अरब, चाहे आपके प्रशांत महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे उत्तरी ध्रुव महासागर हो, चाहे दक्षिण ध्रुव महासागर हो। तो आपको देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके ज्योग्राफी का स्टडी। ज्योग्राफी, भूगोल एक विषय के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में बात करूं तो आप देख सकते हैं, जैसे ये पृथ्वी आपको नीली दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। नीली क्यों है भाई? आप देख रहे हो ना। तो राकेश शर्मा एक अंतरिक्ष यात्री थे, उनसे जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि आपको भारत जो है चंद्रमा से कैसा दिखाई दे रहा है,
तो राकेश शर्मा जी ने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उन्होंने उस जो चंद्रमा है वहां से देखकर ये लाइन बोली कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उन्होंने देख लीजिए आप ये लाइन कैसे बोली, उन्होंने भारत के धरातल का अध्ययन किया, वहां से सैटेलाइट से इमेजेस भेजी, सैटेलाइट से चित्र प्राप्त हुए जब वैज्ञानिकों को चंद्रमा से भारत के, तब उनको भारत का ये स्वरूप नजर आया। तो आप देख लीजिए कि ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है एक विषय के रूप में। तो पृथ्वी का अध्ययन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए सारे विषय जो है वो बेकार है, उन विषयों का हम पूर्ण रूप से उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अंत तक देखा होगा इस वीडियो को और समझा होगा कि भूगोल जो है वो एक समाकलित विषय के रूप में है और आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है भूगोल के वो शामिल है भूगोल में कुछ मात्रा में। प्रत्येक विषय कुछ सीमित मात्रा में भूगोल में अध्ययन किया जाता है और मैंने बताया ये सब चीज़ें जो आपके भौगोलिक अध्ययन में शामिल है। तो आपको पता ही है कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और भी हम देखें कि ये सारी चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण है स्टूडेंट क्योंकि वर्तमान में ये चीज़ें मनुष्य के साथ घटित हो रही है। मैं आपको बात करूँ, आज इतने मात्रा में परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन बम बनाए जा रहे हैं, तो इसमें क्या ज्योग्राफी रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल है। आप जो है प्रत्येक देश के विकसित होने में और प्रत्येक देश के पतन होने में भौगोलिक कारण बहुत उससे जिसे कहते हैं बहुत घनिष्ठता से जुड़े होते हैं, उनके पीछे भौगोलिक कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। आपका इतिहास है, इतिहास में आप देखिए चाहे जितने भी वॉर हुए हों, आपके जितनी भी संधियाँ हुई है उसमें भी आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो क्लियर डियर स्टूडेंट्स, आप भूगोल जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है और भूगोल का अध्ययन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो बहुत आवश्यक है। और ये भी कह सकते हैं कि भूगोल जो है वो आप एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, सब विषयों की थोड़ी थोड़ी जो मात्रा है वो उस भूगोल में हम स्टडी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।